हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानतों पर। आज फिर से एक अच्छे टेस्ट सीरीज के साथ जीके जीएस का आज हम लोग आपके सामने हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन का सेट है, 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स है, ठीक है। आप लोग इसे अटेम्प्ट करो और देखो आप कहाँ पर लाइक कर रहे हो, ठीक है। जीके जीएस का टेस्ट सीरीज ज्ञानतों पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो लेक सुपीरियर है। सबसे क्वेश्चन में ही एक आंसर, एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि सबसे बड़ी जो झील है ताजे पानी की वो कौन है, वो हमारा लेक सुपीरियर है। कौन है? लेक सुपीरियर, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है हमारा यूएसए और कनाडा के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर कनाडा हो गया और यहाँ पर यूएसए हो गया। यहाँ पर जो है वो हमारा लेक सुपीरियर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, फ्रांस, ब्राजील और रूस, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो लेक सुपीरियर, ये कनाडा यूएसए के बीच में बाउंड्री पर स्थित है। इसके अलावा मिशिगन, ह्यूरन, ये सब भी जो क्या बोलते हैं लेक है वो यहीं पर कनाडा यूएसए के बीच में है, ठीक है। फिलहाल बात की जाए कि भारत में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, हाँ, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो हमारा क्या बोलते हैं वुलर झील है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो हमारा वुलर झील है। चिल्का झील की बात करेंगे तो चिल्का झील कहाँ पर है, तो चिल्का झील जो है वो हमारा क्या बोलते हैं ये खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील जो है वो हमारा चिल्का झील है, ठीक है। ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे, ठीक है, समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। हमारे पास ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो ये जो समाजवादी ढांचे की स्थापना का जो संकल्प लिया गया था वो हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसमें लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो हमारे पास ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, वुडरो विल्सन, मैडम क्यूरी और कॉफी अन्ना। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1903 में, ठीक है, 1903 में, ठीक है, मैडम क्यूरी और इनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, इनके जो हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, ठीक है, पियरे क्यूरी, ठीक है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से, ठीक है, और एक और थे, ठीक है, उन्होंने संयुक्त रूप से फिजिक्स में, किसमें, फिजिक्स में यानी भौतिकी में क्या बोलते हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला था संयुक्त रूप से, ठीक है, फिजिक्स में संयुक्त रूप से, ठीक है। मैडम क्यूरी को, इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी को और एक और थे, ठीक है, तीनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद 1911 में, ठीक है, 1911 में मैडम क्यूरी को व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था पोलोनियम और एक रेडियम की खोज के लिए, ठीक है, मैडम क्यूरी को मिला था नोबेल पुरस्कार। इसलिए यहाँ पर अगर बात की जाए कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है वो मैडम क्यूरी है। कौन है? मैडम क्यूरी है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी फॉर कैलकाटा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, 1930 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुआ था। 1930 में जब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गांधी जी ने नमक मतलब बनाकर, ठीक है, इस सत्याग्रह को लॉन्च किया था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये जो सत्याग्रह था जब गांधी जी ने इसको लॉन्च किया और इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम नमक बनाकर, कहां पर, धरसना में, धरसना एक जगह था, ठीक है, धरसना नामक एक नमक खाना था। क्या था? नमक खाना। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि ये अपने नमक सत्याग्रह को, अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नमक सत्याग्रह को और आगे स्पीड से बढ़ाने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया कि हम धरसना नमक खाना में क्या करेंगे, नमक बनाएंगे। और नमक बना के क्या करेंगे, नमक कानून को तोड़ेंगे, ठीक है, इन्होंने डिसीजन लिया।
अब उन्होंने डिसीजन लिया ही था कि मई 1930 में, डिसीजन लेने के तुरंत बाद मई 1930 में इनको गिरफ्तार करके यरोदा जेल भेज दिया गया कि जाइए, आप बहुत डिसीजन लेते हैं ना, जाइए जेल जाइए। इनको जेल भेज दिया गया। और जब जेल भेज दिया गया तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसका नेतृत्व किसके पास चला गया? इसका नेतृत्व चला गया तैयब जी के पास। किसके पास चला गया? तैयब जी के पास चला गया। ठीक है, तैयब जी के पास चला गया इनका नेतृत्व। ठीक है, तैयब जी जो थे, ठीक है, इनका नेतृत्व करने लगे। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर कौन आई? तो फिर सरोजनी नायडू आई। ठीक है, कौन आई? सरोजनी नायडू आई। और ये सरोजनी नायडू जो है, ये आपको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश की और भारत की पहली महिला गवर्नर बन चुकी है। ये वही सरोजनी नायडू है, ठीक है, जो भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी। लेकिन अगर केवल प्रथम महिला की बात की जाए कि वो प्रथम महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस अधिवेशन में, वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, लेकिन अगर भारतीय महिला की बात की जाए तो वो सरोजनी नायडू है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद उनको यरोदा जेल भेज दिया गया, तो उसका नेतृत्व किसने संभाला? तो सरोजनी नायडू ने संभाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत कौन सा कर लगा सकता है। तो ग्राम पंचायत जो है वो होल्डिंग टैक्स लगा सकता है। ठीक है, कौन सा कर लगा सकता है? होल्डिंग टैक्स लगा सकता है, होल्डिंग कर लगा सकता है, प्रकाश शुल्क लगा सकता है, स्वच्छता कर लगा सकता है, जल कर लगा सकता है, लेकिन कृषि कर जो है वो नहीं लगा सकता है। कृषि कर कौन लगाता है? कृषि कर जो है वो राज्य सरकार लगाता है। ठीक है, राज्य सरकार लगाती है। कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। किसे? कृषि कर को। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास जो है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकती है, तो ग्राम पंचायत जो है वो हमारा कृषि कर जो है वो नहीं लगा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट हमारे पास है खासी भाषा किसमें सम्मिलित है। आप सभी को पता होगा कि खासी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप में, परिवार में शामिल है खासी भाषा। ठीक है, खासी भाषा की बात की जा रही है। ठीक है, तो खासी भाषा जो है ये हमारा क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक, क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा में शामिल है। ठीक है, खासी भाषा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मुंडा शाखा, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मनखोमेर शाखा, किस शाखा में है? तो खासी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मनखोमेर शाखा के अंतर्गत ये सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी इसमें की बात की जाए, और जानकारी की बात की जाए, तो खासी भाषा जो है ये हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा में शामिल तो है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भाषा जो है उसकी बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से बोली जाने वाली जो भाषा है वो हमारा संथाली भाषा है। कौन सा भाषा है? संथाली भाषा है। संथाली भी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में शामिल है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी फॉर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, यानी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अगर आप पॉलिटी का स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि संविधान का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, 2 साल 18 महीने 11 दिन के हिसाब से है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 60 देशों से, ठीक है, 61 देशों से, ठीक है, सारी चीजों को लिया गया है और उनमें संशोधन करके भारतीय संविधान बनाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था उसमें से अधिकतर चीजों को भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, यानी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस, ये जो प्रोविजन है ये हमारा किस देश से संबंधित है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से इसके अलावा और क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से इसके अलावा समवर्ती सूची लिया गया है। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं? कंकरेंट, ठीक है, लिस्ट। ठीक है, समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया से 2 चीज लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये जो प्रावधान है ये भी लिया गया है। एक थोड़ा सा वैलिडेशन की बात करते हैं। ठीक है,
कुछ नया जानते हैं, कुछ और जानते हैं। जब संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं, तो उस टाइम हाउस का, ठीक है, संचालन कौन करता है? तो वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन के साथ देखते हैं, कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है। राष्ट्रपति और क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है, ठीक है, वो अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। क्या लिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, ABCD ऑप्शन हम लोग अच्छे से देख लिए हैं क्या था। फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी का वो किस टाइप का कॉफी है, ठीक है, किस किस्म की कॉफी जो है वो भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ओल्ड चिक्स, ठीक है, अरेबिका, कुर्गुस और कैंट्स, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक जो कॉफी का उत्पादन होता है वो हमारा कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे अधिक चाय का जो उत्पादन होता है वो हमारा दार्जिलिंग, ठीक है, असम की चाय जो है वो वहां पर होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कॉफी की बात की जा रही है, तो अरेबिका नाम का जो कॉफी है, अरेबिका किस्म का जो कॉफी है वो भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है। और कॉफी उगाने के मामले में सबसे ज्यादा, उत्पादन के मामले में जो सबसे ज्यादा आगे जो राज्य है भारत में वो कर्नाटक है। वो कौन है? कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था, हरित क्रांति जो है ना, हरित क्रांति देखा जाए तो 1966, ठीक है, 1966-67 से ये इसका स्टार्टिंग माना जाता है। किससे माना जाता है? 1966 और क्या बोलते हैं 67 से ये इसका स्टार्टिंग माना जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी 1961 से और 66 इसका कार्यकाल था, ठीक है। यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना को मैं ऐसे लिख रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो 1961 से 1966 के बीच में था। अब इसके बीच में क्या हुआ? 2 युद्ध हो गया, 1962 में युद्ध हो गया और 1965 में युद्ध हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, सूखा भी पड़ा और अकाल भी पड़ा, ठीक है, सूखा और अकाल भी पड़ गया। तो ये सब के कारण क्या हुआ कि सरकार ने ये सोचा कि मुझे अब क्या बोलते हैं विकास को छोड़कर, ठीक है, अब मुझे ये सब चीज पर ध्यान देना चाहिए ताकि उत्पादन ज्यादा हो और ये सब चीज से हम लोग उबर सके। तो उन्होंने क्या किया, 2 कृषि धन और पशुधन पर 2 योजनाएं लागू की। और ये जो योजना थी, इन्हीं का आगे जाके जो विस्तार हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं किसके रूप में? हम लोग पढ़ते हैं हरित क्रांति के रूप में, ठीक है। तो ये जो योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था और इसी को विस्तार करके हरित क्रांति ने एक जगह ले लिया, अपने आप को बना लिया। कब? 1966-67 से। तो फिलहाल किस पंचवर्षीय योजना में ये नीति बनाई गई थी? तो ये नीति बनाई गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ये नीति बनाई गई थी, ठीक है। और इसी का विस्तार क्या था? हरित क्रांति था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो यहाँ पर कृत्रिम ताजे पानी की झील की बात की जा रही है, ठीक है। सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की जो झील है, ठीक है, वो हमारा ऑप्शन क्या है? नैनीताल झील, कोडई झील, शिवाजी सागर झील और कोलेरू झील। तो यहाँ पर कृत्रिम सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात की जा रही है, ठीक है। तो वो हमारा शिवाजी सागर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवाजी सागर झील हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, झील, ठीक है, पठार, ये सब चीज वगैरह जो आपको याद करना पड़ेगा। रामसर साइट भी आप लोग याद करो कि सबसे बड़ी रामसर साइट कौन है, सबसे कृत्रिम रामसर साइट कौन सा है, ठीक है, वो सब भी आपको याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता को क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, ये कौन सा अधिनियम था? गोपनीयता अधिनियम। तो ये हमारा 1907 था क्या, 1904, 1903, 1905। तो ये जो अधिनियम था जिसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता जो थी वो प्रतिबंधित कर दी गई थी, ये जो था ये 1904 था। ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। 1904 के अधिनियम से क्या हुआ था कि क्या बोलते हैं, गुप्तचर को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और गुप्तचर जो थे क्या बोलते हैं, जो भी गोपनीयता वगैरह जो चीज होती है उसको वो लोग क्या बोलते हैं अपने तक ही रखते थे। ठीक है, और इसने प्रेस की स्वतंत्रता को भी इन्होंने दबा कर रख दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? आप सभी ने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 1, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, संघ एवं इसके क्षेत्र, राज्य, ठीक है। तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, ऐसा है क्या? बी, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष और एक महासंघीय राष्ट्र। तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है, ठीक है, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बॉम्बे सही हो जाएगा, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब क्या है कि राज्य ने केंद्र को नहीं बनाया है, ठीक है, केंद्र ने राज्य को बनाया है, और केंद्र जब भी चाहे राज्य को डिस्ट्रक्ट कर सकती है, यानी तोड़ मरोड़ के छोटा बड़ा कर सकती है। ये पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। और ये जो राज्यों का जो संघ है ना, ये किसी एग्रीमेंट के द्वारा क्या बोलते हैं, मिलकर इंडिया को नहीं बना दिया है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है, ये कोई एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। ये जो है राज्य जो है, केंद्र जो है, क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है, संघवाद के कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या बोलते हैं, राज्यों को कुछ कुछ पावर दिया है, ठीक है, और ये लोग मिलकर एक संघ बनाते हैं, और भारत जो है राज्यों का एक संघ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी टोकन करेंसी, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी टोकन करेंसी जो है किसने लागू की थी? आपको पता होगा, सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी टोकन करेंसी जो है वो सल्तनत काल में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये फेल भी हो गए थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का जब काल का बात की जाती है तो ये तुगलक डायनेस्टी से थे, और तुगलक डायनेस्टी का जो कार्यकाल था वो 1290 से लेकर, ठीक है, 1320 तक था, ठीक है, ये 30 साल का इनका कार्यकाल था तुगलक डायनेस्टी का। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये तुगलक डायनेस्टी का है, ठीक है, ये तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश का है, ये जो कार्यकाल जो मैं आपको बताया हूं, ठीक है, तुगलक वंश का 1290 से लेकर 1320 तक। अगर यहाँ पर बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक का, तो सबसे विवादित, सबसे जिस ऐसा सल्तनत काल का ऐसा शासक, ऐसा सम्राट, ठीक है, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मतलब संघर्ष हुआ हो, विद्रोह हुआ हो, मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा शासन जिसने चांदी के बराबर मूल्य का तांबे का सिक्का बनाया हो, वो कौन था? सल्तनत काल का पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ऐसा शासन जो सांकेतिक मुद्रा पहली बार लगाया हो, स्टार्ट किया हो सल्तनत काल में, वो कौन था शासक? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ऐसा शासक जो क्या बोलते हैं, एक कृषि विभाग को स्टार्ट किया था, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम क्या था? अमीर कोही, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा इस सांकेतिक मुद्रा के क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? तो बाजार नियंत्रण नीति जो है पहली बार किसने अपनाई थी? उन्होंने क्या किया था कि बाजार में जितने भी सामान है सभी का मूल्य निर्धारित कर दिया, ठीक है, सभी का मूल्य निर्धारित कर दिया कि ये सामान जो है इतने में ही बिकेगा, ठीक है। तो एक बाजार नियंत्रण टाइप का किया। क्यों किया? मंगोलों से जो लगातार आक्रमण हो रहा था तो उससे बचने के लिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है, व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण नीति किसने स्टार्ट की थी? तो ये हमारा जियाउद्दीन बर्नी था, फिरोज तुगलक है क्या, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? तो ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी साहब थे, खिलजी डायनेस्टी से थे, ठीक है, और इन्होंने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति, कौन जनजाति आपको याद रखना है, अभी हाल ही मणिपुर में घटना हुई थी, ठीक है, तो कौन से ट्राइबल कम्युनिटी यानी कौन से आदिवासी जनजाति की चर्चा में थी, कौन सा जनजाति चर्चा में था, वो आप कमेंट में बताओ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बात किया जा रहा है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है इसका मूल निवास कहाँ पर माना जाता है? ऑप्शन हमारे पास है खासी की पहाड़ी, कुमाऊं की पहाड़ियां, गढ़वाल पहाड़ियां या नीलगिरी पहाड़ियां। तो टोडा जनजाति जो है ना ये हमारा नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ी पाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, नीलगिरी पहाड़ी जो है किस राज्य में है? तो ये अधिकतम जो है ये हमारा तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। और ये नीलगिरी की पहाड़ी है जो क्या बोलते हैं पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। कौन? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो है इसका सबसे हाईएस्ट चोटी कौन है, सबसे ऊंचा चोटी कौन है? डोडा बेटा। कौन है? डोडा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी? हुमायूं के टाइम में जो था वो चित्रकारी का शासन जो था वो स्वर्ण काल था। किसका था? चित्रकारी, ठीक है,
चित्रकारी, ठीक है। तो चित्रकारी का जो मतलब जो था, ठीक है, चित्रकारी जो था इसके शासनकाल स्वर्णकाल था, ठीक है, हुमायूं का। हिंदी साहित्य की बात की जा रही है, तो हिंदी साहित्य जो है वो अकबर के समय का, ठीक है, स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर का जो काल था वो हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है, उसके स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? हम सभी को पता है कि हमारा जो बिहार है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं जो रोजगार, जो जीवन यापन चलता है वो कृषि पर आधारित ही चलता है, ठीक है। कृषि प्रमुख राज्य है, ठीक है। बात की जा रही है कितनी परसेंट जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। हमारे पास ऑप्शन है 65%, हमारे पास ऑप्शन है 80%, 77% या फिर 85%। तो ये जो हो जाएगा 77%, यानी 77% जो जनसंख्या है बिहार की वो किस पर डिपेंड करती है? कृषि पर डिपेंड करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा, ठीक है, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ये एक्ट की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल वर्तमान समय में संविधान के अनुसार अगर बात की जाए, इससे पहले के टेस्ट सीरीज में मैंने बताया भी था, राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? राज्य का गवर्नर जो है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो 123, ठीक है, 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है, ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। 213 के अनुसार, अनुच्छेद 213 के अनुसार जो गवर्नर है, ठीक है, राज्य के जो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल, ये क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। ये तो अध्यादेश की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग एक्ट में, यानी किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय जो है इनको अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया? ऑप्शन हमारे पास है चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये जो था कि जिसमें वायसराय को, ठीक है, अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया, वो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कौन था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगर हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 में, तो इस एक्ट के अनुसार क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी व्यापारिक जो शक्ति थी वो छीन ली गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब क्या बन गया था? एक व्यापारिक कंपनी से एक प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने वाला एक सिस्टम बन गया था। प्रशासनिक व्यवस्था में ये पूरी तरह से चेंज हो गई थी, और ये व्यापारिक जो शक्ति थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट की बात करेंगे 1892, तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई? 1892 एक्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर हम डी ऑप्शन का देखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या था? इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, और इसी एक्ट के अनुसार मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे उनको क्या बोलते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी क्या बोलते हैं? एक अलग से, ठीक है, चुनाव करने की जो आरक्षण की व्यवस्था जो थी वो इनको दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। और सबसे खराब एक्ट जो था, जिन्होंने क्या बोलते हैं जातिवाद पैदा किया, ये वही एक्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? ठीक है, तो जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जब स्टार्टिंग में जो थी 270 मतलब छोटे छोटे कंपनियों का मिलकर एक बड़ी कंपनी बनाई गई थी, जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब ये इनिशियली जब ये कंपनी बनी थी तो इसे भारत में व्यापार करने का एक, ठीक है, एक अधिकार किसने प्रदान किया था? ये क्या ये महारानी विक्टोरिया थी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, या फिर महारानी एनी थी? तो ये जो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है, जिन्होंने दिसंबर 1600 में, ठीक है, दिसंबर 1600 में क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया, दिसंबर 1600 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, म्यांमार कब आजाद हुआ? म्यांमार कब आजाद हुआ, ठीक है, उसे देखना है। उससे पहले हम लोग एक चीज जानकारी लेते हैं, ठीक है, कि म्यांमार का जो मांडले जेल था, कौन था? मांडले जेल, ठीक है। उस मांडले जेल में 1908 में 6 साल का कैद पाकर कौन महापुरुष गए थे? तो वो थे क्या बोलते हैं बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इनको 1908 में क्या बोलते हैं कंपनी के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध कोई लेख लिखने के आरोप में 6 साल की कारावास हुई थी। कितने साल की कारावास हुई थी? 6 साल की कारावास हुई थी। और 1908 में इनको क्या बोलते हैं मांडले जेल में, कौन सा जेल में? मांडले जेल में भेज दिया गया। और ये कहां पर है? ये म्यांमार में है। कहां पर है? ये म्यांमार में है, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये, अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो म्यांमार कब आजाद हुआ? तो ये 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ। कब आजाद हुआ?
4 जनवरी 1948 को म्यांमार जो है ये आजाद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन किसे पाया जाता है? मीट हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ठीक है, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो 2 रोग हैं जो बच्चों में होते हैं वो होते हैं, एक होता है मेरेस्मस, ठीक है, और एक होता है क्वासिरकोर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी है, दोनों में से एक दिया हुआ है तो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासिरकोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, और प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में मरम्मत करने का काम करता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में टिश्यू को बनाने का काम करता है, यानी ऊतकों के निर्माण में सहयोग कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट जो है ये आप याद रखना, और ये सेम पॉइंट जो है एक क्वेश्चन के रूप में हमारे पिछले वीडियो में आया है। ठीक है, आप लोग उसको अटेम्प्ट करना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल जो है वो शीर्ष तक कब पहुंचता है? ठीक है, तो हमारे में क्या है ना कि ये हमारे पास पेड़ है। ठीक है, ये हमारे पास पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। अब इस पेड़ में क्या है ना कि क्या बोलते हैं, पेड़ में ये पत्ती है। ठीक है, ये सब पत्ती है। इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पर क्या बोलते हैं, पत्ती में सनलाइट आता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पर खाना बनता है। और खाना जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्या बोलते हैं पेड़ में पहुंचाया जाता है, ट्री में पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक कैसे पहुंचता है? यहाँ पर जड़ है, यहाँ पर जड़ है, और जड़ के द्वारा जो अवशोषित जल होता है, ठीक है, जड़ के द्वारा जो अवशोषित जल होता है, यहाँ से जल आया, ठीक है, और ये जल जो है प्लांट के शीर्ष भाग में पहुंचा। क्यों शीर्ष भाग में पहुंचना है? क्योंकि क्या बोलते हैं ये पत्ती जो है इसको जल चाहिए। ठीक है, तो शीर्ष भाग तक पहुंचता है या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री तक पहुंचता है। ठीक है, विभिन्न भागों में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। तो फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम पत्तियों में तैयार किए गए भोजन को डिफरेंट विभिन्न भागों में, पेड़ के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम जो कौन करता है? वो फ्लोएम करता है। अगर जड़ों से जल को अवशोषित करके पेड़ के शिखर तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? ये जाइलम करता है। दोनों का अपना अपना ये रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा क्या बोलते हैं? किसके अध्ययन से? स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, कोशिकाओं का अध्ययन क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है, इज कॉल्ड विच ब्रांच? ठीक है, विच ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सेल्स? कौन सा विभाग जो है, ठीक है, जैविक कौन सा शाखा, ठीक है, बायोलॉजी का कौन सा शाखा जो है जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है साइटोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर हमारा फिजियोलॉजी। तो ये जो साइटोलॉजी जो है ना, साइटोलॉजी जो है ये कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा पर ए हो जाएगा। हिस्टोलॉजी जो है ये हमारे ऊतकों यानी टिश्यू के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही है। एक चीज और है, अगर आप लोगों को फ्रूट पसंद होगा तो फ्रूट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनता है? ये हमारा CO2 है। ठीक है, ये CO2 है। ठीक है, और CO2 जब है जल के साथ मिल जाता है तो कार्बनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? कार्बनिक अम्ल बनता है। और अम्ल की ही बात की जा रही है तो यहाँ पर कार्बनिक अम्ल का कौन सा सूत्र है? तो कार्बनिक अम्ल का जो सूत्र है वो हमारा H2CO3। ठीक है, H2CO3 जो है वो कार्बनिक अम्ल का, कार्बनिक एसिड का, किसका है? कार्बनिक एसिड का, कार्बनिक एसिड का ये सूत्र है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये जो है ये बनता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग क्या है? इंसुलिन कहां से निकलता है? पहले ये जानते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है वो हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन जो है वो एक हमारा हार्मोन है। कहां से निकलता है? तो इंसुलिन जो निकलता है वो हमारा क्या बोलते हैं, जो पेंक्रियाज है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है, तो पेंक्रियाज जो है, ठीक है, जिसको हम लोग अग्नाशय भी बोलते हैं, अग्नाशय। तो अग्नाशय में लैंग्राज नामक एक पार्ट्स होता है, उसमें से बीटा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल्स यानी बीटा कोशिका से क्या बोलते हैं ये इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन जो है इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? डायबिटीज रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है। एक्चुअली होता क्या है ना, इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो वो ग्लूकोज जो है ना वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि जब
जब जब पुनः ग्लूकोज की जरूरत पड़े, ठीक है, तो वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन देखता है कि ओ ज़्यादा ग्लूकोज हो गया है, ठीक है, तो चलो भाई, ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। तो ग्लाइकोजन में जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज की कमी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। लेकिन जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करेगा, और जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला इंसुलिन कम पड़ जाएगा तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, और ब्लड मीठा हो जाएगा तो हम लोगों को क्या होता है, डायबिटीज होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी किसे बोलते हैं, जो एक अपने समान जीव को पैदा करे, ठीक है, उनको स्तनधारी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है, डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ, ठीक है। जिन्होंने भी ये ऑप्शन देखा होगा इसमें जल्दी से सॉर्ट आउट कर लिया होगा कि इसमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है। क्यों, मगरमच्छ जो है वो तो स्तनधारी है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। डॉल्फिन स्तनधारी है, बाघ भी स्तनधारी है, और मानव तो है ही। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होता है पता है ना, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको पता होगा, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ, इसी को हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ये अगर सिंपल सा लाइन है और कोई वेव ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो इसके यहाँ का डिस्टेंस और ये इसका डिस्टेंस ये जो होता है ना, इसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी, ठीक है, एक्स किरण की, गामा किरण की, पराबैंगनी किरणों की, या फिर इंफ्रारेड अवक्त किरणों की। तो एक लिस्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, सबसे सबसे जो छोटा होता है एक्स किरण होता है, सबसे छोटा वाई किरण होता है, उसके बाद फिर एक्स किरण होता है, उसके बाद फिर पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रे होता है, उसके बाद फिर इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों की जो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा कि तरंग दैर्ध्य जो है वो अवरक्त किरणों का सबसे ज्यादा होता है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। और जिसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जाता है उसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, आंसू गैस जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो आंसू गैस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसको हम लोग आंसू गैस को दिखाते हैं, ठीक है, CCl3, ठीक है, NO2, ठीक है, CCl3 NO2 के रूप में हम लोग आंसू गैस को दिखाते हैं। फिलहाल इसको बोला क्या जाता है, क्या यहाँ पर ऑप्शन है, ब्रोमोक, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन को आंसू गैस बोलते हैं, और इसे सूत्र के हिसाब से दिखाया जाए तो इसको ऐसे बोलते हैं CCl3 NO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, किस ताप पर H2 का घनत्व अधिकतम होता है। हमें पता है कि जो वाटर है इसका जो घनत्व है यानी डेंसिटी जो है ये कब अधिकतम होता है, कब सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है वाटर का, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस है क्या, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, यानी अब हमको 4 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका सूत्र मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी क्वांटिटी को, किसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़े, उसका सूत्र है कि टेम्परेचर जो भी है आपके पास सेल्सियस में, उसका गुना कर दीजिए किसका, 9/5 के साथ, आप प्लस कर दीजिए 32, प्लस कर दीजिए 32। हमारे पास कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/5 से, और 32 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर आ जाएगा 7.2, कितना आ जाएगा 7.2, और प्लस 32 कितना हो गया 39.2 फ़ारेनहाइट, 39.2 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, यदि किसी लेंस का आधा भाग, सपोज ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है, इस लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, काले कागज से अगर आप ढक दोगे, ठीक है, काले कागज से आप इसको ढक दोगे, ठीक है, तो इसके द्वारा उत्पन्न जो प्रतिबिंब होगा, जो इमेज होगा वो कैसा होगा, लुप्त हो जाएगा, आकार में घटकर आधा हो जाएगा, ठीक है, उसकी चमक कम हो जाएगी, या कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अब इसलिए बात है कि ये एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस का आधा भाग आप काला कर दोगे, काला पेपर से ढक दोगे, तो लेंस अपना काम तो करेगा लेकिन अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा, यानी जो उसका जो क्या बोलते हैं जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो धुंधला टाइप का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, तो लुप्त तो नहीं होगा,
और आकार में घटकर आधा भी नहीं होगा, उसकी चमक कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, धुंधला इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? धुंधला इमेज बनेगा। ऑप्शन नंबर सी लगभग उससे मैच खा रहा है, ठीक है, तो धुंधला इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? धुंधला, धुंधला, ठीक है, धुंधला प्रतिबिंब बनेगा, चमक कम हो जाएगी। नेक्स्ट है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, मानव नेत्र है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? नेत्र का लेंस जो होता है वो रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, सही बात है। नेत्र का जो लेंस होता है वो रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। कहाँ करेगा? रेटिना एक पर्दा की तरह काम करती है, और नेत्र का जो लेंस होता है वो लाइट को अपने हाथ से पास करवाता है। ये एक लेंस हो गया, यहाँ से लाइट पास की, और यहाँ पर रेटिना है, पर्दे की तरह काम करता है, और यहाँ पर जो है ये प्रकाश केंद्रित होता है। केंद्रित होकर क्या बोलते हैं? एक इमेज बनता है। और रेटिना पर कैसा इमेज बनता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन ए हम लोगों ने रीड किया, ऑप्शन ए सही है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए सही है, बाकी की जरूरत पड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट ऑप्शन आप एक देखो, उसी में से वही आंसर सही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? झारखंड सभी को पता है कि हाल ही में इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है अलग हुआ। उड़ीसा कब अलग हुआ? उड़ीसा जो है वो 1 अप्रैल, कब अलग हुआ? 1 अप्रैल, ठीक है, 1936 को बिहार से अलग हुआ। तो 36 और 2000 कहां पर है? तो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, बिहार से जो नेता थे वो बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक है। और इन्होंने काफी मतलब जोर शोर से 81 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने जो मतलब अपना पराक्रम दिखाया वो काबिले तारीफ थी, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु कब हो गई? 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और शाहबाद जिले से इन्होंने क्या बोलते हैं अपना जो 1857 की जो क्रांति है बिहार में, वो शाहबाद जिले से इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारा है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? वहाबी आंदोलन जो है वो, ठीक है, वो हमारा 1763 से लेकर, ठीक है, 1700, ठीक है, 1763 से लेकर 1800 तक चला, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से 1763 से लेकर 1800 तक चला, ठीक है। और सैयद अहमद ने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन पूछा जा रहा है कि वहाबी आंदोलन जो है का मुख्य केंद्र कौन था? तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो हमारा पटना था, ठीक है। अब पटना में इसे किसने लीड किया? विनायत अली और इनायत अली नाम के 2 आदमी थे, इन्होंने पटना से लीड किया था किसको? वहाबी आंदोलन को, ठीक है। और जब सैयद अहमद जब मर गए, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, तो वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र बन गया वो कौन था? पटना बन गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? एक छोटा सा मतलब कल्चरल से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। त्रिमूर्ति 3 लोग में से होते हैं, ठीक है। अब कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से कौन एक है यहाँ पर? मीराबाई है क्या? कालिदास है क्या? त्यागराज है क्या? अन्नमैया है क्या? तो त्यागराज जो है ना वो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, त्यागराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? ठीक है, बिहार राज्य का कौन सा ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? आप लोग क्या है ना पटना मार दोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शिवहर जो है ना वो बिहार राज्य का सबसे छोटा सा जिला है, ठीक है, शिवहर। और सबसे छोटा जिला होने के कारण क्या है, इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। और फिलहाल अगर बिहार की बात की जाए तो पूरे भारत देश में एक इकलौता राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। कितना? 1106। किसका है? बिहार का है, ठीक है, बिहार का है। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा शिवहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? ठीक है, अगर आपने चंद्रयान 3 के लैंडिंग से रिलेटेड न्यूज वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने एक पॉइंट जरूर पढ़ा होगा कि चंद्रमा पर जो है कोई भी वातावरण नहीं है, कोई भी एयर ऑक्सीजन कुछ नहीं है वहां पर, ठीक है। तो चंद्रमा पर वातावरण ही नहीं है, तो वातावरण रहेगा तब तो साउंड ट्रेवल करेगा, ध्वनि ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। और जब वहां पर वातावरण ही नहीं है, एयर ही नहीं है, तो माध्यम मिलेगा क्या? माध्यम नहीं मिलेगा। तो जब भी चंद्रमा पर बम विस्फोट होगा तो वहां पर सुनाई ही नहीं देगा कुछ, ठीक है, सुनाई ही नहीं देगा कुछ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वातावरण तो है ही नहीं, वातावरण एनवायरमेंट तो है ही नहीं। जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता जो होती है ना, ठीक है, किसके कारण होती है?
ऑप्शन हमारे पास है COH का होल थ्राइस, MgOH का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और ये हमारा पर है NOH, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जल की कठोरता, जल की जो कठोरता है वो हमारा ये ऑप्शन नंबर C कैल्शियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे। तो जो पंजाब में, ठीक है, पंजाब में साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, तो लाला लाजपत राय जो है, इनको शेरे पंजाब भी बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने उनका विरोध करा था। साइमन कमीशन का ये लोग विरोध कर रहे थे। तो साइमन कमीशन का जब ये लोग विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय पर काफी ज्यादा लाठियां बरसाई गई। अब बूढ़े छोड़े आदमी थे लाला लाजपत राय, लाठी बरसाने से क्या हुआ, ये टपक गए, ठीक है, तो ये मर गए, इनकी मृत्यु हो गई। तो किस टाइम हुई, ठीक है, तो साइमन कमीशन का जब ये विरोध कर रहे थे ना, साइमन कमीशन कब आया, 1928 फरवरी में आया, ठीक है। तो 1928 में जब ये आया था साइमन कमीशन इंडिया में, इसमें कोई भी भारतीय लोग नहीं थे, सारे के सारे अंग्रेजी लोग थे। इसको मतलब सभी के सभी इसमें क्या बोलते हैं, अंग्रेज थे, ठीक है, इसलिए इसका विरोध हो रहा था, ठीक है। और पंजाब में विरोध जब लाला लाजपत राय कर रहे थे तो पुलिस ने उनको लाठी चला दी और वो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बाउल, कौन सा लोक नृत्य है, बाउल, ठीक है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, ठीक है। फिलहाल बाउल लोक नृत्य की बात की जा रही है, ये कौन से प्रदेश से संबंधित है, गोवा, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, मेघालय। तो बाउल लोक नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया। 41 क्वेश्चन का एक सेट था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कैसा लग रहा है टेस्ट सीरीज, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ, कितने आपके सही हो रहे हैं ये भी आप बताओ, ठीक है। आपकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर दिख जाएगी कि आप कितना तैयारी कर रहे हो, क्या कहाँ जरूरत है, किस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं सही, ठीक है। चलिए बने रहिए ज्ञानतु के साथ, धन्यवाद।